हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर बिधूड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं हिंदी से रिलेटेड। हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या लेखपाल भर्ती परीक्षा हो। किसी भी स्टेट में जो लेखपाल भर्ती परीक्षाएं होती हैं, और भी कई भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। एसएससी से संबंधित काफ़ी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जैसे यूपी पीसीएस में जो सीसेट का पेपर होता है, उसमें भी हिंदी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हिंदी की जो ये वीडियो हैं ये भी आपको मिलती रहेंगी। बाकी आपको पता ही है, जीएस में जो है ज्योग्राफी की हमारी जो है सीरीज चल रही है, उसकी भी वीडियो मिलती रहेंगी, और बाकी सब्जेक्टों की भी जीएस से रिलेटेड आपको वीडियो आने वाले समय में मिलती रहेंगी। तो आज हम देखते हैं हिंदी की प्रथम वीडियो है, और सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा होती क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा है, और भाषा से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैं आज लेके आया हूँ। और दूसरा है व्याकरण, क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है बिना व्याकरण के पूर्ण नहीं हो सकती। यानी कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, सबकी अपनी व्याकरण होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा के बारे में और हिंदी की व्याकरण के बारे में सामान्य परिचय। तो देखते हैं हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। ये भाषा जो शब्द है ये भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। यानी हम जो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अपने विचार दूसरे को बताते हैं, और दूसरों के विचार जो खुद जो है ग्रहण करते हैं या सुनते हैं, वो एक भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। तो यानी भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विचार प्रकट करना। और धातु किसे कहते हैं? धातु जो है, जो मूल भाषा है हमारी संस्कृत, उसमें होती है। मूल भाषा संस्कृत में धातु होती है। और हिंदी भाषा में क्रिया जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो हिंदी भाषा में क्रिया जो है धातु से ही बनती है। हिंदी भाषा में क्रिया धातु से बनती है, अर्थात क्रियाएं जो होती हैं, वर्ब्स जो होती हैं, वो धातु ही होती हैं। तो हमने देखा भाषा का शाब्दिक अर्थ और धातु किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम भाषा की परिभाषा। यानी कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी एक डेफिनेशन होती है, एक परिभाषा होती है। तो भाषा की परिभाषा किसे कहते हैं, क्या होती है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने मन के विचार जो है पहुंचाता है। यानी भाषा की परिभाषा जो है उसके माध्यम से क्या है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह जो है किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जो अपने मन के विचार होते हैं वो जो है दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं भाषा। तो ये हुई हमारी भाषा की परिभाषा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है ये? एक व्यक्ति में भाषा का विकास कर्म। कोई भी व्यक्ति है जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो ये जो व्यक्ति में भाषा का विकास कर्म है, ये किस प्रकार होता है? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सुनने का विकास होता है। यानी सबसे पहले किसका? सुनने का विकास होता है। सुनने का विकास जो है जन्मजात है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी
व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। सबसे पहले सुनने का विकास होगा जो जन्मजात होता है, उसके बाद फिर बोलना सीखता है इंसान, ठीक है। बोलने के बाद फिर पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। तो ये किसी भी भाषा का एक विकास क्रम है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि किसी भी भाषा का दे सकते हैं या हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, और ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे और उल्टे सीधे दर्शा देंगे, उन्हें सीधे लेवल पे आपको दर्शाना होगा। कैसे कि किसी भी भाषा में, किसी भी एक व्यक्ति में हिंदी का या किसी भाषा का विकास क्रम क्या है। सबसे पहले सुनना जो जन्मजात होता है, उसके बाद बोलना, उसके बाद क्या होता है पढ़ना, और उसके बाद होता है लिखना। तो ये एक विकास क्रम है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा भाषा का विकास क्रम। मैडम मारिया मॉन्टेसरी जो थी ये इटली की निवासी थी और इटली की एक चिकित्सक थी यानी डॉक्टर थी, और ये जो है एक शिक्षाविद भी थी यानी शिक्षा शास्त्री थी। तो इनकी अपनी एक पद्धति है जिसका नाम है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति काफ़ी विद्यालयों में आज भी पढ़ाई जाती है। इस पद्धति के अनुसार जो है यानी मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो भाषा का विकास क्रम है वो कुछ इस तरह से बताया है। कैसे? सबसे पहले विकास होता है किसी भी व्यक्ति में सुनने का जो जन्मजात है, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, उसके बाद बोलना, उसके बाद लिखना और फिर सबसे लास्ट में पढ़ना। ये मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार किसी भाषा का विकास क्रम है। और ये क्या है? ये जितने भी शिक्षाविद हुए हैं यानी भाषा के विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो किसी भी भाषा का विकास क्रम ये बताया है, और मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किसी भी भाषा का विकास क्रम ये बताया है। बस इसमें अंतर कितना है? मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार जो है लिखना पहले आएगा और पढ़ना बाद में आएगा, और हमारी जो सामान्य पद्धति है जो मोस्टली हम भी इसे यूज करते हैं, मानते हैं, सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये हुई हिंदी भाषा के विकास क्रम की बातें। इसके बाद जो देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, यह सबसे सरल भाषा है जो हम आम वार्तालाप में यूज करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा, ये पढ़े लिखे के लिए तो सरल है, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए लिखित भाषा बहुत कठिन होती है। ये सबके लिए सरल होती है। और तीसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का स्वरूप कठिन है, यानी ये इशारों की भाषा होती है। जो हम एक दूसरे को संकेत या इशारे द्वारा कोई चीज़ समझाते हैं, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अगर इशारा समझ में ना आए, संकेत समझ में ना आए, तो इस भाषा को नहीं समझा जाता। तो ये सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। तो 3 प्रकार हैं हिंदी भाषा के: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सबसे सरल होती है और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है। इसके बाद देखते हैं हिंदी को 3 दृष्टिकोणों से जाना जाता है। हिंदी को कितने दृष्टिकोणों से जाना जाता है? 3 दृष्टिकोणों से। कौन कौन से? एक तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी को हम जान सकते हैं, एक भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी को जाना जाता है, और तीसरा है राजनैतिक दृष्टिकोण से भी हिंदी को जाना जाता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। नंबर 1 क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का विकास कैसे हुआ, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का विकास कैसे होता है, उसे देखते हैं। कैसे हिंदी का विकास हुआ ऐतिहासिक दृष्टि से। जो हमारी मूल भाषा है संस्कृत, संस्कृत से ही हिंदी का विकास माना जाता है। संस्कृत से तो काफ़ी भाषाओं का विकास हुआ है। संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, ठीक है। तो संस्कृत जो है हमारी मूल भाषा है। तो संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया।
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सबसे पहले देखते हैं हम वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है ये बहुत ही कठिन मानी जाती है। इसमें जो है वेद पुराण उपनिषदों का जो है रचना हुई थी। क्या हुई थी? रचना हुई थी। वैदिक संस्कृत में वेद पुराण और उपनिषदों की रचना हुई, यानी वेद पुराण और उपनिषदों की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। याद करने का तरीका, वैदिक और वेद एक जैसा है, वैदिक और वेद, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में वेद पुराण उपनिषद आदि की रचना जो है वैदिक संस्कृत में हुई थी, और यह बहुत कठिन भाषा है। इसके बाद संस्कृत का दूसरा जो रूप है, यानी संस्कृत का दूसरा पार्ट है लौकिक संस्कृत। यह थोड़ी सरल है वैदिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग इस लौकिक संस्कृत में किया गया है। लौकिक संस्कृत में अन्य भाषाएं जो हैं उनके कुछ शब्दों का प्रयोग लौकिक संस्कृत में किया गया है। और हमारे जो 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ये लौकिक संस्कृत में ही रचित हैं, यानी लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं रामायण और महाभारत। और वेदों की कौन सी है? वेद पुराण उपनिषद किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा संस्कृत के 2 भाग, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत जो है यहाँ तक ही सीमित है। ये वेद पुराण उपनिषदों के बाद जो है कुछ ग्रंथों की रचना हुई है, और वैदिक संस्कृत जो है हमारे देश में अब बहुत ही नाम मात्र के लिए जो है यूज होती है। बाकी जो है लौकिक संस्कृत का चलन जो है काफ़ी मात्रा में भारत में होता है। तो लौकिक संस्कृत से जो है पाली भाषा का विकास होता है। तो पाली भाषा का जो जन्म किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से। तो लौकिक संस्कृत से विकास होता है पाली भाषा का, और पाली भाषा से किसका जन्म हुआ? प्राकृत भाषा का। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत भाषा से कौन सी बनी? अपभ्रंश भाषा, ठीक है। कौन सी बनी? अपभ्रंश भाषा। प्राकृत भाषा के बिगड़े हुए शब्दों का रूप है, यानी कुछ शब्द जो है जो प्राकृत भाषा के बिगड़े हुए शब्द हैं, जो तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं आम बोलचाल में, जो उच्चारण की दृष्टि से जो शब्द जो हैं थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, उसका जो रूप है वो है अपभ्रंश। यानी ये जो अपभ्रंश है प्राकृत भाषा ही है, लेकिन प्राकृत भाषा के बिगड़े हुए शब्दों का एक रूप है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश से निर्माण होता है शौरसेनी अपभ्रंश का। किसका होता है? शौरसेनी अपभ्रंश का। अपभ्रंश का ही एक प्रकार है ये शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म होता है। तो ये था स्टेप लौकिक संस्कृत। लौकिक से विकास होता है पाली, पाली के बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से शौरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी का विकास होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप, और कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी का जो जन्म है निम्नलिखित में से किन भाषाओं के द्वारा हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शन में कोई भी मिल जाएगा वो ही इसका उत्तर होगा, और अगर इनसे ऑप्शन में एक, तो इनमें से 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन तो कोई सा भी इनमें से उठा के एग्जामिनर रख देगा, और 3 ऑप्शन अलग होंगे, तो आप आसानी से पहचान लोगे। या तो ऑप्शन में लौकिक संस्कृत होगा, या संस्कृत भी हो सकता है, या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, कोई सा भी इनमें लिखा होगा। और अगर ऑप्शन में ये चारों मिल जाए, कोई से भी 4 मिल जाए, और पूछे कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, पाली से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, या शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो आंसर सही उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। तो ये था ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का विकास। अब देखते हैं हम भौगोलिक दृष्टिकोण से
हिंदी का विकास। भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब है कितने क्षेत्र में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में हिंदी जो है फैली हुई है। भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी जो है उत्तर भारत और मध्य भारत की जो है प्रमुख भाषा है। तो ये था भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। अब देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से भी हिंदी को जाना जाता है। देखते हैं कैसे। संविधान की 8वीं अनुसूची, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। उन 22 भाषाओं में से हिंदी भी एक भाषा है। तो यानी हिंदी का जो वर्णन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उनमें एक हिंदी का भी वर्णन किया गया है। संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में जो भाग 17 है उसमें ये लिखा गया है कि हिंदी एक भाषा है। यानी हिंदी की एक डेफिनेशन है भाग 17 में, हिंदी एक भाषा है। ये जो है कहाँ बताया गया है, भाग 17 में। और अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, यानी आर्टिकल 343 से 351 तक जो है हिंदी का वर्णन जो है किया गया है। संविधान के हमारे जो अनुच्छेद हैं उनमें 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। तो ये था राजनीतिक दृष्टि से। हमने देखा हिंदी को 3 दृष्टिकोणों से जाना, ऐतिहासिक से, भौगोलिक से और राजनीतिक दृष्टिकोण से। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के जो है 5 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये 5 रूप हैं भाषा के। तो देखते हैं। नंबर 1 है बोली। बोली जो है ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है या जिले स्तर पर बोली जाती है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट है या आसपास के जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कोई भी एक मुख्य बोली बोली जाती है। जैसे कि आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट में देखो ब्रज बोली जाती है, ब्रज भी एक बोली ही है। या हम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है मुख्यतः जो है खड़ी बोली जो है बोली जाती है। और बलिया क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया या बिहार क्षेत्र में देखें तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। तो ये बोलियाँ होती हैं जिनका क्षेत्र सीमित होता है। ये जिले लेवल पे या मुख्यतः 2-4 जिलों को मिलाकर ही बोली जाती है। इनका जो ज़्यादा बड़ा व्यापक रूप नहीं होता। तो बोली हो गई। दूसरी है भाषा। भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है और ये राज्य यानी स्टेट स्तर पर, स्टेट लेवल पर बोली जाती है। भाषा जो है इसका व्यापक क्षेत्र होता है। ये किसी राज्य में या 2-3 राज्यों में मिलकर बोली जाती है। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, उत्तर भारत में जो है मुख्यतः भाषा, और मध्य भारत में भी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो भाषा जैसे कि कर्नाटक को ले लो, कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो ये भाषाएं हैं जो राज्य स्तर पे बोली जाती हैं, उन्हें जो है भाषा कहते हैं। और जिला स्तर पे बोली जाने वाली बोलियां होती हैं। तीसरी है मातृभाषा। मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। मातृभाषा को सबसे पहले अपनी माता द्वारा सीखा जाता है या परिवार द्वारा सीखा जाता है या आसपास के समाज द्वारा सीखा जाता है। यानी मातृभाषा जो है माँ के द्वारा, परिवार के द्वारा और आसपास के समाज के द्वारा जो सीखी गई भाषा है उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा। राजभाषा जो है ये किसी भी राज्य की प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, जिस भाषा में प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है उसे जो है राजभाषा कहते हैं। यानी किसी राज्य में जो सरकारी कामकाज जिस भाषा में हो रहा है वह भाषा उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है।
अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो होती है वो एक पूरे राष्ट्र यानी देश लेवल पर बोले जाने वाली भाषा होती है। किसी देश में समस्त कंट्री में जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में कोई भी भाषा जो है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रभाषा आ जाए और हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा जो है हिंदी है। तो ये था भाषा से संबंधित कुछ जानकारी। अब देखते हैं हम व्याकरण से संबंधित। व्याकरण का हम अगर संधि विच्छेद करें तो वी धन आ धन करण से मिलकर बना है व्याकरण। तो ये तो हुआ व्याकरण का संधि विच्छेद। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ किसे कहते हैं? क्या होता है शाब्दिक अर्थ? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। यानी कोई भी भाषा है उसे आप अगर अच्छी तरह समझना चाहते हो तो उस भाषा की व्याकरण यानी ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है व्याकरण का? भली भांति समझना। और व्याकरण की परिभाषा जो है वो क्या है देखते हैं। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण एक ग्रंथ है, एक विधा है, एक पुस्तक है या एक रचना है। व्याकरण की क्या परिभाषा है? व्याकरण एक विधा है, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है या एक रचना है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से 3 बातों का बोध होता है, यानी 3 बातों का हमें ज्ञान होता है व्याकरण से। किस किस चीज़ों का ज्ञान होता है व्याकरण से? शुद्ध उच्चारण का, यानी कोई भी शुद्ध उच्चारण किस वर्ड को यानी किस शब्द को कैसे बोलना है वो व्याकरण ही हमें सिखाती है। तो शुद्ध उच्चारण का ज्ञान व्याकरण से होता है। शुद्ध लेखन का ज्ञान भी व्याकरण से होता है। कोई भी हम वाक्य लिखें, कोई भी हम सेंटेंस लिखें, अगर जिस भाषा में हम कोई वाक्य कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, अगर उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं है तो वो जो है हम जो है उसमें त्रुटि कर देंगे यानी गलती कर देंगे। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे ये लिख रहा है, यह मूल भाषा संस्कृत में होती है, ठीक है। धातु, तो धातु क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अगर मैं इसमें मात्रा हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, धातु की परिभाषा क्या हो जाएगी? यह मूल भाषा संस्कृत में होता है। तो क्या हो गया? गलती हो गई। तो जो मैंने बताया शुद्ध लेखन नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं है। और जब इस पे हम बड़ी की मात्रा चढ़ा देंगे तो अब हो गया ये धातु का होती है, यानी धातु स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ होती है आएगा, ना कि होता है आएगा। तो ये जो है शुद्ध लेखन का ज्ञान जो है व्याकरण से ही आता है। तो 3 बातों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। हम किसी चीज़ में, किसी भी वाक्य में जो प्रयोग करेंगे, शुद्ध प्रयोग हमें व्याकरण से ही मिलता है। यानी व्याकरण की नॉलेज होगी तभी हम किसी भी कोई भी हम वाक्य लिखेंगे उसमें वाक्य में शुद्ध प्रयोग जो है हम व्याकरण की नॉलेज से ही लिख सकते हैं। तो 3 बातों का ज्ञान व्याकरण से हुआ, शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का और शुद्ध प्रयोग का। अब देखते हैं व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जो व्याकरण है उसे कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के 3 भाग हैं जिसे व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 3 भाग कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखते हैं व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। कितने अंग हैं व्याकरण के? वर्ण, शब्द और वाक्य से मिलके ही व्याकरण
बनती है। तो आज हमने जो देखा हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय, और उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी हिंदी से रिलेटेड, वो आएगी जो हिंदी, अभी मैंने बताया व्याकरण के को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो व्याकरण का प्रथम भाग क्या है? वर्ण विचार, यानी वर्णों के बारे में सबसे पहले ज्ञान जो है हम देखेंगे, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। जो अगली वीडियो में हम जो है वर्ण विचार से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जो दोस्त वगैरह हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।